आज हम प्रसव की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्रसव यानी पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया 9 महीने के अंत में यानी गर्भकाल के अंत में जो है वो संपन्न होती है। तो इस प्रसव की प्रक्रिया में क्या क्या चरण होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रसव के बारे में यह जान लें, यह एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। इसमें कई हार्मोन परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र भी इन्वॉल्व है और साथ में इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी इन्वॉल्व है। तो क्या क्या यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में हमने दर्शाया है कि ये गर्भस्थ शिशु है जो कि अपना परिवर्धन पूरा कर चुका है और अब इसमें पार्चुरेशन की प्रक्रिया यानी प्रसव की प्रक्रिया भी यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर हमने कुछ हार्मोनों के बारे में चर्चा कर रखी है कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के अंत तक प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण धीरे धीरे जब बंद हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान रखें, ये वही हार्मोन था जो कि क्या करता है, गर्भाशय की मोटाई को बनाए रखता है। यानी इसकी वजह से गर्भाशय की जो भित्ति है, दीवार है, वो धीरे धीरे कमजोर होगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा है, अब इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर दिया है तो यहाँ से धीरे धीरे प्लेसेंटा क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, यानी अलग हो जाएगी। प्लेसेंटा के अलग, अभी पूरी तरह से अलग नहीं होती, धीरे धीरे क्या होता है, घुलना शुरू हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण बंद हो जाता है और अपरा का जो जोड़ होता है वो घुल जाता है तथा शिशु गर्भाशय से पृथक हो जाता है। इसी समय में जब ये अपरा अपनी अवस्था को जो है वो पहुंच जाती है अंतिम अवस्था पे, तो ऐसे समय में ही क्या होता है, प्रसव के संकेत आते हैं। कहां से? अपरा से तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से आते हैं। अपरा से वह संकेत जो है वह थोड़ी मात्रा जो है वो ऑक्सीटोसिन के रूप में आते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये गर्भाशय के हल्के संकुचन कराता है और इन हल्के संकुचनों को हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि प्रसव के संकेत कहां से आएंगे, पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से आते हैं, जो कि हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है, यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जैसे ये हल्का सा संकुचन शुरू होता है, हल्का सा संकुचन शुरू होते ही क्या हो जाएगा, यहां से जो गर्भाशय की दीवार है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं। जैसे ही संकुचन होता है, संकुचन होते ही संकेत कहाँ जाएंगे, संकेत जाएंगे पिट्यूटरी को। किसको जाएंगे? पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को जाएंगे और पीयूष ग्रंथि वहां से ऑक्सीटोसिन का क्या करेगी, श्रवण जो है वो करेगी। तो एक बार संकुचन हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद में संकुचन और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, और पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। यानी इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, पहले बहुत थोड़ा सा संकुचन किसकी वजह से हुआ, प्लेसेंटा की वजह से हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। नर्वस सिग्नल जा रहा है स्ट्रेच होने से पिट्यूटरी को और वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रही है। तो इस प्रकार से पहले संकुचन धीरे धीरे होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ प्रसव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ में पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्रवण तो कर ही रही है, जो कि गर्भाशय के संकुचनों का प्रेरण कर रही है। अपरा तथा अंडाशय से रिलैक्सिन का स्रवण होता है। ये अपरा है और ये अंडाशय यानी ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है। तो दोनों से रिलैक्सिन आता है और रिलैक्सिन का कार्य क्या है, एक तो ये जो यहाँ पर सर्विक्स है, ग्रीवा है गर्भाशय की, एक तो इसको थोड़ा खोल देगा और दूसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देगा, ढीला कर देगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब दो पेल्विक गर्डल के दो हाथ के बीच में आगे जो प्यूबिक ग्रंथि के पास जॉइंट है उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो वो भी ढीला हो गया तो क्या हो गया, इस प्रकार से ज्यादा जगह मिल जाएगी शिशु के प्रसव के लिए। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से शुरुआत हुई और संकुचन बढ़ते जा रहे हैं।
तो संकुचन की आवृत्ति कैसे रहती है? पहले यह संकुचन की लहर लगभग मान लें 1 घंटे में एक बार आ रही है, फिर धीरे धीरे इसका समय क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, फिर ये 40 मिनट में एक बार, फिर 30 मिनट में, फिर 20 मिनट में, फिर 10 मिनट में एक बार संकुचन होंगे। इसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ते 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 इसकी आवृत्ति 1 मिनट में 3 बार जो है वो क्या होती है, संकुचन की लहर जो है वो गर्भाशय तक आती है। यानी ये पॉजिटिव फीडबैक के कारण धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जितना संकुचन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे, जैसे जैसे मान लो अब ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां यहाँ पे फट गई, इनके फटने से गर्भस्थ शिशु जो है इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो द्रव्य था इसने इस गर्भ जन्म नाल को चिकना कर दिया। चिकना करने के साथ में ऑक्सीपिटो एंटीरियर, कौन सी पोजीशन होती है ये होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर, नाम से पता चलता है, यानी बच्चे का सिर पहले आता है और उसकी टांगे बाद में आएंगी। तो सिर आगे होते हुए ये धीरे धीरे जैसे जैसे क्या करता है, गर्भाशय की ग्रीवा में धकेलता जाता है, वैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं और ज्यादा सिग्नल देते हैं, और ज्यादा क्या होता है, संकुचन होता रहता है। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, ये जो गर्भस्थ शिशु है ये धीरे धीरे क्या होता है, बाहर इस में से आ जाता है। और इसकी चौड़ाई लगभग ना रिलैक्सिन होने की वजह से लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास जन्म नाल की चौड़ाई हो चुकी है। तो इससे आसानी से जो है वो बच्चे का जन्म यानी प्रसव संभव हो पाता है। तो इस प्रक्रिया में देखें कई प्रकार के हार्मोन जो है इन्वॉल्व है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण बंद हो जाएगा। अब ध्यान रहे, प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण जब बंद होगा तो एस्ट्रोजन का स्रवण भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एस्ट्रोजन भी कहां से आता है, प्लेसेंटा से ही आता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण ज्यादा होता था इसलिए वो कम हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन का स्रवण उसके मुकाबले में ज्यादा रहता है, जो बाद में क्या होता है, हम कह सकते हैं उसको रेशियो अगर हम देखें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, तो वह क्या होता है, वह थोड़ा हम कह सकते हैं कि जितना प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो रेशियो बढ़ जाएगा, E/P रेशियो। तो यहाँ पर हमने बात की प्रसव यानी पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन कैसी प्रक्रिया है, एक तंत्रिका अंतरस्रावी क्रिया है, यानी तंत्रिका तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व है और अंतरस्रावी ग्रंथियां भी हैं। सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होते ही अपरा का जोड़ घुल जाएगा, तो तब बाकी का जो एंडोमेट्रियम है जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं वो भी धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। तो शिशु गर्भाशय से पृथक होगा। इसके साथ ही प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित अपरा तथा शिशु से आएंगे, जो कि गर्भाशय के हल्के संकुचन कराते हैं। हल्के संकुचन होते ही नर्वस सिग्नल किसको जाएगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी और ज्यादा क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, फिर और संकुचन होगा तो और पॉजिटिव फीडबैक, और इस प्रकार से एक पॉजिटिव फीडबैक का साइकिल चलता जाएगा। और धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की लहर थोड़ी थोड़ी देर बाद पिट्यूटरी से आती रहेगी और अंततः क्या हो जाएगा, जब तक प्रसव नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें रिलैक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और रिलैक्सिन कहां कहां से आ रहा है, 2 जगह से आ रहा है। एक तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है, और दूसरा कहां से आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाली अपरा से भी रिलैक्सिन आता है। तो अपरा के हार्मोन है रिलैक्सिन, हम पहले पढ़ चुके हैं, इनहिबिन पहले पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन तो आते ही है। तो अब हमने इस चैप्टर के लास्ट का ये जो है वो भाग था जिसे प्रसव की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सकलिंग रिफ्लेक्स, यानी एक ऐसा सकलिंग प्रतिवर्त होता है जो बच्चे में जन्म से ही उपस्थित होता है। बच्चा मादा के स्तनों को, माता के स्तनों को चूसता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर वही सिग्नल किसको जाता है, पिट्यूटरी को जाता है। किस चीज के लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए। ऑक्सीटोसिन की थोड़ी सी मात्रा क्या करती है, जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं एल्वियोलाई के बाहर, उनको संकुचित कराती है और दूध बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमने पूर्ण प्रक्रिया प्रसव तथा दुग्ध श्रवण के बारे में अध्ययन किया। अब हम उल्ब भेदन के बारे में बात करेंगे। उल्ब भेदन यानी एमनियोसेंटेसिस, हमने भ्रूणीय परिवर्धन के प्रक्रिया के दौरान पढ़ा था कि शिशु का, गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है वह उल्ब तरल में होता है, यानी उसके चारों ओर जो तरल होता है उसे हम कहते हैं उल्ब तरल। तो उल्ब तरल का जांच जो है वो एमनियोसेंटेसिस या उल्ब भेदन जांच कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में
14 से 16वें सप्ताह में एक लंबी सुई द्वारा उल्ब तरल की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, कुछ बूंदें उसमें से निकाल ली जाती हैं। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये मान लें भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा है लगभग 14 हफ्ते के भ्रूण का, 14 से 15 हफ्ते के, और एक पतली सिरिंज द्वारा वेजाइना और यूट्रस के रास्ते, कहाँ तक, सर्विक्स के रास्ते यूट्रस तक, और ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं इनका वेदन करते हुए यहाँ से उल्ब तरल की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है। अब यहाँ पर जो उल्ब तरल है इसमें कुछ कोशिकाएं शिशु की त्वचा की भी आ जाती हैं। जब परिवर्धन इसी उल्ब तरल में हो रहा है तो टूट के कुछ कोशिकाएं यहाँ से आ जाएंगी, कुछ कोशिकाएं अपरा से भी टूट के आ जाती हैं। तो ऐसे में कोशिकाएं यहाँ पर तरल में उपस्थित होती हैं। थोड़ा सा तरल निकाल लेने के बाद में उनके अंदर उपस्थित कोशिकाओं का जो है वो अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उन कोशिकाओं के अध्ययन से हम कई बातों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो कोशिकाएं फीटस की यानी भ्रूण की ही होंगी, तो भ्रूण के बारे में हमें कुछ जानकारी का पता लगाया जा सकता है। तो उल्ब तरल में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं जैसे कि यकृत, त्वचा तथा अपरा आदि की पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के गुण सूत्रों के अध्ययन से निम्न परीक्षण किए जाते हैं। जब इन गुण सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें 3 तरह की बातें पता चल सकती हैं। पहले कि जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है उसमें कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, पहला ये पता चल जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम इत्यादि, या ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, या XO, या हम कहेंगे XYY प्रकार का सिंड्रोम है, तो ऐसी स्थिति का हमें पता चल जाएगा कितने गुणसूत्र हैं। उसी प्रकार से किसी प्रकार की उपापचयी अनियमितता का भी पता हम जीनों के अध्ययन से कर सकते हैं। यानी गुणसूत्रों में कोई सा जीन अगर खराब होगा तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं कि ये जीन खराब है। जैसे कि आपने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया एक जीन की खराबी की वजह से होता है, या और भी कई प्रकार के जो है वो एंजाइम रिलेटेड जो है, यानी इनको कहेंगे उपापचयी अनियमितता या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो किसी एक एंजाइम की अनुपस्थिति से हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया या ग्लाइकोसूरिया जो हम पढ़ेंगे तो इनमें हम देखेंगे कि ये सभी उपापचयी अनियमितताएं हैं। तो उपापचयी अनियमितताएं किसी एक एंजाइम के अनुपस्थित होने की वजह से होती हैं, तो वो किसी जीन में खराबी की वजह से हो सकता है। अंततः इससे हमें लिंग भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो भ्रूण गर्भ में पल रहा है उसका लिंग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्यतः यदि किसी भ्रूण में आनुवंशिक अनियमितताएं हैं या उपापचयी अनियमितताएं हैं तो कुछ विशेष आधार पर MTP की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन लिंग ज्ञात करने के लिए क्या MTP की अनुमति दी जाती है? नहीं दी जाती, क्योंकि लड़का हो या लड़की इसका कोई आधार जो है MTP का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों में ये प्रचलन है कि उल्ब भेदन या किसी अन्य तकनीक से अल्ट्रासाउंड इत्यादि से पता कर लेते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़का है और लड़की है। और यदि लड़की होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं। और ये गर्भपात MTP नहीं होता है, ये गर्भपात इलीगल होता है, यानी हम कहेंगे इसको ये वैधानिक नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, अवैधानिक जो है वो, या इलीगल गर्भपात इसे कहते हैं। तो ऐसा गर्भपात जो किया जाता है इसके कारण से इसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फीटिसाइड इसको भी कहते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमारी सरकार ने लिंग ज्ञात करने के लिए उल्ब भेदन के ऊपर वैधानिक रूप से रोक है। ध्यान रहे, उल्ब भेदन के ऊपर रोक नहीं है। उल्ब भेदन इन 2 तरीकों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उल्ब भेदन लिंग ज्ञात करने के लिए क्या है, वह वैधानिक रूप से क्या है, उसे रोक दिया गया है, यानी उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो कन्या भ्रूण हत्या समाज में एक बहुत ही बड़ा कलंक है, जिसमें कि अभी भी कई हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सख्त नियम जो है वो बनाए हैं। इसके लिए एक नियम बनाया गया है जिसे कहते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, यानी जो अल्ट्रासाउंड
या किसी अन्य प्रकार की टेक्निक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति शिशु के गर्भस्थ शिशु के लिंग का उद्घाटन करता है, यानी उससे बता देता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा जो है, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो ऐसे में उसको सख्त जो है वो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान इसके लिए किया गया है। अब हम चैप्टर के अंत में कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम चैप्टर के दौरान डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो पहला गोल्डन पॉइंट है, दैट इज गैस्ट्रुला अवस्था के बाद विदलन पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। विदलन, जैसा कि हमें ज्ञात है, ये विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं जो केवल और केवल जाइगोट में ही देखने को मिलते हैं, वो भी केवल प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में। तो जब जाइगोट एक कोशिकीय था, विभाजन हुआ, फिर भ्रूण कहलाया, 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, ऐसा करते करते जब तक गैस्ट्रुला अवस्था नहीं आ जाती तब तक विदलन जारी रहते हैं। गैस्ट्रुला अवस्था के आते ही विदलन पूर्णतः बंद हो जाते हैं, ऐसा हमने कहा था। और उसके बाद आगे जो पूरा जाइगोट को से लेकर के पूरा भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया, जाइगोट से लेकर गैस्ट्रुला तक केवल क्या होगा, विदलन, और गैस्ट्रुला से लेकर पूरा जो नवजात बच्चा है या शिशु बनने की प्रक्रिया है, उसमें समसूत्री विभाजन होने वाले हैं। आगे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं सर्वप्रथम गैस्ट्रुला अवस्था में दिखाई देती हैं। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिकाएं वह सेल ऑर्गेनल है जो कि आरआरएनए के निर्माण से संबंधित होता है। आरआरएनए यानी राइबोसोम का भाग जो है वो ये बनाता है। तो निश्चित है कि गैस्ट्रुला अवस्था के में ही ये सबसे पहले दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे पहले कोशिकाओं को प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्धि अवस्था तो हो नहीं रही है ना। तो इसीलिए सर्वप्रथम गैस्ट्रुला अवस्था के बाद ही क्या होंगी, केंद्रिकाएं दिखाई देगी, क्योंकि केंद्रिकाएं अगर दिखाई देनी इसका मतलब अब आरआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे तो मतलब वृद्धि होगी, यानी इसके बाद जो विभाजन होंगे गैस्ट्रुला स्टेज के बाद उनमें समसूत्रण होने वाला है। इसीलिए केंद्रिकाएं सर्वप्रथम गैस्ट्रुला अवस्था में ही दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है, विदलन के समय ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ जाता है। ऑक्सीजन यानी चयापचयी क्रियाओं का बढ़ जाना, यानी ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। विदलन का समय है जाइगोट से लेकर के गैस्ट्रुला तक, उस दौरान एक तो कोशिकाएं बहुत ही तीव्र गति से विभाजित करती हैं, साथ में उनकी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स भी होती रहती हैं, यानी उनकी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है गैस्ट्रुला में, तो ये तीनों जर्म लेयर के निर्माण के समय एक तो उनको मूवमेंट भी करनी है और तेजी से विभाजित भी करना है, तो इसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग उस समय बढ़ जाता है, यानी जो कोशिकाएं हैं उनका चयापचयी क्रियाएं बढ़ जाती है। मनुष्य में भ्रूण की वृद्धि गर्भावस्था के चौथे माह में अधिकतम तथा अंतिम माह में निम्नतम होती है। आपको याद होगा जब हमने भ्रूण के विकास का संक्षिप्त विवरण की बारे में बात की थी, तो हमने 4th तथा 8th तथा 9th मंथ में कुछ नहीं लिखा था। कारण क्या था? क्योंकि एनसीईआरटी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन साथ ही हमने ये बताया था कि चौथे माह में लिखा नहीं है, लेकिन सबसे तीव्रतम विकास यदि भ्रूण का किसी माह में होता है तो केवल चौथा माह होता है, और अंतिम माह जो होते हैं 9वां मंथ जो होता है उसमें सबसे कम दर जो है विकास की भ्रूण के होती है। अंत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी किसी भी गर्भाशय के अतिरिक्त यदि किसी और स्थान पर, जैसे कि फैलोपियन नलिका में कहीं जाकर के यदि भ्रूण का रोपण हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हमने कहा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आगे ले जाना संभव नहीं होता है, तो इसका अबॉर्शन यानी गर्भपात करवाना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है समजात अंगों से संबंधित। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नर तथा मादा भ्रूण में लगभग 4 माह की अवधि के आसपास दोनों में एक समान रूप से मुलेरियन तथा वोल्फिन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। वो द्वितीयक जनन अंगों का निर्माण करती हैं,
क्योंकि नर में वोल्फिन नलिका ही रहती है, मुलेरियन डीजनरेट हो जाती है, और फीमेल में मुलेरियन ही रहती है, वोल्फिन डीजनरेट हो जाती है। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो यूरिनोजेनाइटल साइनस स्थान होता है, जिसके बारे में हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी, उस स्थान पर बाह्य जनन अंगों का निर्माण होना होता है। तो वहां पर कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो यदि नर है तो कुछ और संरचनाएं बनाएंगे और मादा है तो कुछ और संरचनाएं बनाएंगे। यानी उत्तक वही होता है एक ही प्रकार का, वही यदि नर हो तो अलग प्रकार से विकसित होता है, यदि मादा हो तो अलग प्रकार से विकसित होता है। तो ऐसा जो उत्तक जिनका ओरिजिन, ऐसे अंग जिनका ओरिजिन यानी उत्पत्ति समान हो, उनको हम कहते हैं समजात अंग। यहाँ इन्हें कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन में उत्पत्ति समान होती है, यानी नरों में, ये हमने नरों की बात करी और ये यहाँ पर मादा में कुछ अंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी नरों में जो अंग है वो मादा में सेम अंग जो है एक ही प्रकार के उत्तकों से बने होंगे। यानी जिस उत्तक से नरों में स्क्रोटल सैक यानी वृषण कोश का निर्माण होगा, उसी से मादाओं में लेबिया मेजोरा या जिसे हम कहेंगे बृहद भगोष्ठ का निर्माण जो है वो होता है। तो यहाँ पर जिस उत्तकों से स्क्रोटल सैक वृषण कोश बनेगा, उसी से बृहद भगोष्ठ का निर्माण होगा। जिस उत्तक से नरों में शिशन का निर्माण होता है, उन्हीं उत्तकों से मादा में क्या होगा, क्लाइटोरिस। यानी जिस स्थान से, जिस एम्ब्रियोनिक उत्तक से क्लाइटोरिस का निर्माण मादा में होगा। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स यानी प्रोस्टेट की जो भाग होते हैं वो नरों में जिस उत्तक से बने होते हैं, उसी उत्तक से फीमेल में वेजाइना तथा यूट्रस बना हुआ होता है। उसी प्रकार से नरों में पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो किसके समकक्ष या समजात होती हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वेजाइनल वेस्टिब्यूल में यूरिथ्रा की ओपनिंग के दोनों तरफ क्या होता है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा काउपर ग्रंथियां नरों में उपस्थित होती हैं और ये शिशिन के बिल्कुल आधार के पास उपस्थित होती हैं, और हमने कहा था यह क्या करती हैं, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करती है। उसी प्रकार से इनके समकक्ष हैं बार्थोलिन ग्रंथियां, जो वेजाइना के यानी योनि के दोनों तरफ जो है वो पाई जाती हैं, और वह क्या करती हैं, स्नेहन के लिए उत्तेजना के समय फ्लूइड जो कि क्षारीय होता है उसको स्रावित करती हैं। तो ये हमने कुछ समजात अंगों के बारे में अध्ययन किया, यानी ऐसे अंग जिनका उत्पत्ति नरों तथा मादाओं में एक समान होती है। उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न भी हो सकते हैं या समान भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे अगला भाग लेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जिसके बारे में हमने चैप्टर में चर्चा की। प्यूबर्टी का अर्थ है लैंगिक व्यस्तता की उम्र, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। लैंगिक व्यस्तता यानी एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड, यानी बच्चों से लेकर के वयस्क के बीच का जो ट्रांजिशन है, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। तो इस किशोरावस्था में, या हम इसे कह सकते हैं एडोलेसेंस, तो बॉयज और गर्ल्स यानी लड़कों तथा लड़कियों में दोनों के शारीरिक तथा हार्मोनल तथा मानसिक रूप से कुछ बदलाव होते हैं, जिनको प्यूबर्टी कहा गया है। प्यूबर्टी अर्थात लैंगिक व्यस्तता का आ जाना। तो प्यूबर्टी में जो परिवर्तन होते हैं, प्यूबर्टी की जो प्रक्रिया है, यह लड़कों में 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच में होती है और लड़कियों में यह 11 से 14 वर्ष की आयु में। यानी हम कहेंगे यदि एक समान एज के लड़का लड़की हैं तो गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले आएगी और लड़कों में लगभग 1 या 2 साल का अंतर रहता है। इसके बाद क्या क्या परिवर्तन जो है शरीर में प्यूबर्टी की प्रक्रिया के दौरान आते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस, यानी शुक्र जनन की शुरुआत होगी लड़कों में। नर में शुक्र जनन की शुरुआत कब होती है? प्यूबर्टी पे। लेकिन क्या हम मादा में कह सकते हैं कि शुक्र जनन की शुरुआत प्यूबर्टी भी? नहीं, क्योंकि वो तो कब हो गई थी? वो तो भ्रूण अवस्था में ही हो गई थी। तो मादाओं में हम कहेंगे ओवुलेशन बिगिन। अंडोत्सर्ग, पहला अंडोत्सर्ग कब होता है? प्यूबर्टी के बाद, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तभी होता है। तो नरों में कहेंगे शुक्र जनन शुरुआत हो जाती है और मादाओं में क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग की शुरुआत होती है।
उसी प्रकार से नरों में, बॉयज में ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट इत्यादि, इनका आकार बढ़ जाता है। और उसी प्रकार से ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की वृद्धि हो जाती है, यानी फैलोपियन ट्यूब का आकार बढ़ जाएगा, यूटेरस का आकार बढ़ जाएगा और साथ में सर्विक्स और वेजाइना भी डेवलप हो जाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात हमने करी, हमने द्वितीयक जनन अंगों की बात कर रहे हैं। द्वितीयक जनन लक्षण की बात अगर हम करें तो द्वितीयक जनन लक्षण में कुछ बाहर से दिखने वाले लक्षण जो कि नर और मादा में भेद जिनसे उत्पन्न किया जा सकता है, वो नरों में होंगे बियर्ड, दाढ़ी, मूंछ तथा गहरी आवाज। गहरी आवाज का कार्य क्या है, कारण क्या है? गहरी आवाज का कारण है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नरों में एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स के ऊपर कार्य करता है और एडम एप्पल के ऊपर कार्य करता है, उसकी वृद्धि करवाता है, जिसके कारण नरों की आवाज गहरी होती है और लो पिच वाली होती है। जबकि मादाओं में क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि इनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, तो इसीलिए उनका जो वॉइस बॉक्स है उसका परिवर्धन उस प्रकार से नहीं होता। अब प्यूबिक हेयर की बात करें, नरों में प्यूबर्टी के समय शरीर के कई हिस्सों पर बाल आ जाते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर यानी जननांगों के आसपास पाए जाने वाले बाल, एक्सिलरी हेयर यानी आर्मपिट यानी भुजाओं के नीचे पाए जाने वाले बाल, तथा शरीर पर, चेस्ट पर भी बाल इत्यादि पाए जाते हैं, पेट पर, चेस्ट पर पाए जाते हैं। लेकिन मादाओं में केवल एक्सिलरी तथा प्यूबिक हेयर ही पाए जाते हैं। एक्सिलरी यानी आर्मपिट पे, बाहों पे और बाहों के नीचे, तथा प्यूबिक हेयर यानी जननांगों के आसपास ही हेयर पाए जाएंगे, पेट पर तथा चेस्ट पर हेयर नहीं होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के द्वितीयक जनन लक्षण हैं जो नर तथा मादाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंधों का विकास। नरों में कंधे अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं और मादाओं में कंधे अपेक्षाकृत कम चौड़े होते हैं। मसल्स का विकास, नरों में बॉडी में मसल्स अधिक होती हैं, लेकिन मादाओं में क्या होता है, प्यूबर्टी के समय त्वचा के नीचे वसा की एक पतली परत जम जाती है। इसके अतिरिक्त मादाओं में पेल्विक गर्डल ज्यादा चौड़ा होता है, ताकि वह भविष्य में चल करके क्या होगा, पार्चुरेशन के लिए मदद करेगा। नरों में पेल्विक गर्डल कंपैरेटिवली कम चौड़ा होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के लक्षण हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो प्यूबर्टी की अवस्था शुरू होते ही बॉयज में गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स में बॉयज यानी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में निकलने वाले हार्मोन हमारे व्यवहार को भी और उसको भी प्रभावित करते हैं। तो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एफएसएच, एलएच तथा जीएनआरएच, ये तो दोनों में होते हैं, लेकिन नरों में होंगे मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन जिनको एंड्रोजन्स भी कहते हैं, और मादाओं में होंगे फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के गोल्डन पॉइंट्स के बारे में अध्ययन किया। अब आप बिगिनर बॉक्स नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें और जो भी डाउट्स हों वो आप जो है नोट करके रख सकते हैं। विल फर्दर डिस्कस दोज डाउट्स ऑल्सो।